13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाले बाग में कुछ ऐसा हुआ जिसने हिंदुस्तानियों को अंदर से हिलाकर रख दिया। ब्रिटिशर्स ने लोगों को बहुत दर्द दिए। 13 अप्रैल को लोग शांतिपूर्ण विरोध के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। उसी टाइम पर एक अंग्रेज अधिकारी आता है जिसका नाम था जनरल रेजिडेंट डायर। वो जलियांवाला बाग में अपने साथियों के साथ आ पहुंचा। किसी को बिना बताए उसने लोगों के ऊपर गोलियां चलवा दी। लोग भागते रहे, चीखते रहे। बहुत सारे लोगों ने तो कुएं में छलांग लगा दी ताकि वो बच सके। 120 से ज़्यादा लोग जलियांवाला बाग में एक दूसरे के नीचे आकर ही मर गए। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग का गेट भी बंद करवा दिया था। जिसने भी इधर उधर भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश की उन्हें भी जनरल डायर ने गोलियां मार दी। लगातार 10 मिनट तक गोलियां चली। 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए और 2000 से ज़्यादा लोग जख्मी भी हुए। अंग्रेजों ने लोगों को इलाज देने की सुविधा भी नहीं दी। अंग्रेजों ने भारत को ऐसी चोट पहुंचा दी जो लोग कभी भूल नहीं सकते थे। तभी लोगों ने अंग्रेजों की नौकरियां छोड़नी शुरू कर दी। कहा जाता है तभी एक कम उम्र का बच्चा जलियांवाला बाग में पहुंचता है। वहां की खून से सनी मिट्टी को अपनी मुट्ठी में लेकर कसम खाता है कि इसका बदला ब्रिटिशर से जरूर लिया जाएगा। 21 साल तक बदले की आग में वो बच्चा जलता रहा। बहुत सालों के बाद उसने एक अंग्रेज अफसर को मारकर अपना बदला पूरा कर लिया था। आइए अब हम आपको शुरू से जलियांवाले बाग की सारी कहानी बताते हैं। वर्ल्ड वार के दौरान 1915 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया था ताकि युद्ध के समय में भारत ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ ना उठा सके। इस एक्ट को लगाकर ब्रिटिशर्स को ये फ़ायदा हुआ कि उनको पुलिस की पावर मिल गई। बिना सबूत के वो किसी को भी जेल में डाल सकते थे, लोगों के भाषण को रोक सकते। 4 साल बाद वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तो लोगों को उम्मीद थी कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट अब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ब्रिटिशर्स ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने भारत की लोगों की उम्मीद पर पानी फेर दिया। ब्रिटिशर्स ने एक्ट को हटाना तो क्या था, बल्कि उन्होंने सिडनी रॉयल कमेटी की सिफारिशों पर प्रतिबंधों को स्थायी कर देते। फरवरी 1999 में ब्रिटिशर्स एम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में रॉयलेट एक्ट नामक एक कानून पेश कर देते हैं। भारत के लोग भी इसका विरोध करते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स पर इसका कोई असर नहीं होता। 18 मार्च 1999 को ब्रिटिशर्स कानून लागू कर देते हैं। इस कानून के तहत ब्रिटिशर्स किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। 2 साल तक लोगों को जेल हो सकती थी। किसी के घर में भी जाकर लोगों को उठा सकते थे। अंग्रेज लोगों के ऊपर अपना खौफ बना रहे थे। बहुत सारे भारत के लोग अंग्रेजों की प्लानिंग को समझ चुके थे। अब लोगों ने और भी मजबूती के साथ अंग्रेजों के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया था। हजारों लोग इसको काला कानून कहने लग गए। तभी गांधी जी ने इस कानून के खिलाफ सत्याग्रह का ऐलान कर दिया। कुछ ही हफ्तों बाद 6 अप्रैल 1999 को देश में आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसे रॉयलेट सत्याग्रह का नाम भी दिया गया। इसमें बहुत सारे लोग थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, हकीम अजमल खान, डॉक्टर एम ए अंसारी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल, स्वामी श्रद्धानंदा, हसन इमाम। ये सब लोग एकजुट में थे। इस झुंड को देखकर बहुत सारे लोग और भी आ गए। अब लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी थी। सब लोग इकट्ठे हो गए। देश बंद जैसा माहौल हो गया। फिर पंजाब में कुछ ऐसा हुआ जिसने भारत के लोगों को हिलाकर रख दिया। 9 अप्रैल 1919 को रामनवमी में हिंदू और मुस्लिम एक बड़े जुलूस पर उतरे। मुस्लिम्स ने तुर्की सैनिकों की तरह लिबास पहने हुए थे। तब पंजाब में बड़े कांग्रेस के नेता थे, जैसे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल। तब ये आंदोलन को लीड कर रहे थे। जब ब्रिटिशर्स को इसके बारे में पता लगा तो 10 अप्रैल को उनकी गिरफ्तारी हो गई। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिशर्स ने पकड़ लिया। उसी टाइम पे गांधी जी मुंबई से पंजाब आ रहे थे। जैसे ही गांधी जी की ट्रेन दिल्ली के परवर स्टेशन पर पहुंची तो ब्रिटिशर्स ने गांधी जी को पकड़ लिया। 10 अप्रैल को 50,000 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठे देखा गया। इनकी ब्रिटिशर्स के साथ मुठभेड़ भी हुई। इसमें बहुत सारी गोलियां भी चली। इतनी लड़ाई हुई कि लोगों ने एक ब्रिटिशर का आदमी मार्सेला शेरवुड को भी घेर लिया। तभी इमरजेंसी सिचुएशन में जलंधर में तैनात जनरल डायर को कंट्रोल करने के लिए अमृतसर भेजा गया। तभी जनरल डायर ने पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया। जनरल डायर बहुत गुस्से में थे। 2 दिन बाद बैसाखी का त्यौहार आने ही वाला था। बैसाखी वाले दिन शांतिपूर्ण सभा करने का फैसला जलियांवाले बाग में किया। 13 अप्रैल 1919 को
बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में अंग्रेजों की गलत नीतियों पर लोगों ने शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने का फैसला किया, क्योंकि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अंग्रेजों ने पकड़ लिया था। तभी जलियांवाला बाग में नेता भाषण देने ही वाले थे। पूरे शहर में कर्फ्यू लग गया। जो लोग अपने घर वालों के साथ मेला देखने आए थे वो भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। 15,000 से ज़्यादा लोग जलियांवाले बाग में इकट्ठे हो गए। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के कुछ ही दूरी में जलियांवाला बाग है। वो जगह 6.5 एकड़ में फैली हुई है। जलियांवाले बाग में ऊंची ऊंची दीवारें हैं। बाग में एक ही नैरो रास्ता है बाहर निकलने के लिए। वहाँ अंदर एक कुआं भी है। बहुत सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि अगले पल क्या होने वाला है। उस समय रॉलेट एक्ट के द्वारा पब्लिक गैदरिंग कानूनी जुर्म था। मार्शल लॉ के बाद अंग्रेज सरकार इसे सख्ती से लागू करने वाली थी। तभी जनरल डायर को खबर मिलती है कि 15,000 से ज़्यादा लोग जलियांवाले बाग में बैठे हैं। जलियांवाले बाग में बैठे लोगों को अपने ऊपर से एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ एक जहाज़ के चक्कर काटने की होती है, ताकि जनरल डायर को पता लग सके कि जलियांवाले बाग में कितने लोग बैठे हैं। कुछ देर के बाद वहाँ जनरल डायर आ गए। उन्होंने जलियांवाले बाग का एग्जिट गेट बंद करवा दिया। 40 सिपाही जलियांवाले बाग के बाहर थे। 25 गोरखा अंदर। 25 लोग सैनिक थे। आधों ने बैठकर और आधों ने खड़े होकर अपनी पोजीशन ले ली। बिना वार्निंग दिए जनरल डायर ने सिपाहियों को गोलियां चलाने के आदेश दे दिए। इस हमले में लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। सिपाहियों ने गोलियां चलानियां शुरू कर दी और लोग मरने लगे। जलियांवाले बाग के अंदर से सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी, गोलियों की। लोगों की चीखें पुकार हाहाकार सुन रही थी। लोग भागने लगे और लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा था। किसी के आंख में गोली लगी तो किसी के पैर में। जलियांवाला बाग के अंदर अफड़ा दफड़ी मच गई। बहुत सारे लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए कुएं के अंदर ही छलांग लगा दी। कुएं के अंदर से दम घुटने से बहुत सारे लोग मर गए, इसलिए उसको मौत का कुआं कहा जाता है। बहुत सारे लोग दीवार के ऊपर चढ़े, लेकिन सिपाहियों ने उन्हें फिर गोली मार दी। जनरल डायर सिर्फ अपने सिपाहियों को गोलियां चलाने के हुक्म ही दे रहा था। जनरल डायर की गोलियों ने लोगों के शरीर छल्ली कर दिए। जब सिपाहियों के पास चलाने के लिए कम गोलियां बची तो तब जनरल डायर ने अपने सिपाहियों को गोलियां चलाने से रोका। उस टाइम में 10 मिनट तक लगातार गोलियां चली। सिपाहियों की तरफ से 1650 राउंड फायर किए गए, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग मरे और 2000 से ज़्यादा लोग जख्मी भी हुए। इसमें कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो अभी 5-6 महीने के ही थे। कोई अपने दादा के साथ आया था तो कोई अपनी दादी माँ के साथ आया था। ये देखकर जनरल डायर बहुत खुश हो रहे थे। जब बहुत सारे लोग मर गए तो जनरल डायर अपनी गाड़ी में बैठा और रामबाग की तरफ चल पड़ा। शाम को 7:30 बजे के बाद जनरल डायर ने पूरे शहर की बिजली कटवा दी और किसी को भी जनरल डायर ने डॉक्टरी की सहायता नहीं दी। रात को 10 बजे के बाद जनरल डायर ने कहा कि मेरे आदेश का पालन हो रहा है। ये देखने वो बाहर निकला। कोई भी इंसान लाशों के पास नहीं जा रहा था, लेकिन रतन देवी ही एक ऐसी थी जो अपने पति को देखने जलियांवाले बाग गई। जब वो वहाँ पहुंची तो सभी मरे हुए थे। लाशों का ढेर लगा हुआ था। वहाँ पर खून ही खून था। जब उसने अपने पति को देखा तो पति को होश नहीं थी, वो मरा हुआ था। पूरी रात वो अपने पति के पास बैठी रही। इसके बाद भी ब्रिटिशर्स ने सच छुपाने की कोशिश की। लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मिचेल फ्रांसिस ओडॉयर ने लोगों को सब कुछ झूठ ही बताया। उसने लोगों को बताया कि सिर्फ 380 लोग ही जलियांवाले बाग में मरे थे और 1200 के करीब ही लोग घायल हुए थे। और उसने अखबारों पर भी ये खबर लगने नहीं दी, ताकि ये खबर अमृतसर से बाहर ना जाए। लेकिन फिर भी ये खबर देश के बाहर फैल ही गई। इसके ऊपर विरोध होने लगे। ब्रिटेन में भी इसकी निंदा होने लगी। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर मिचेल फ्रांसिस डायर ने जनरल डायर की फिर भी तारीफ ही की। उसको इस बात का कोई भी पछतावा नहीं था। 15 अप्रैल 1919 को पंजाब के गुजरांवाला में ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट को लोगों के खिलाफ एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसमें 12 से ज़्यादा लोग मारे गए और 28 से ज़्यादा लोग जख्मी भी हुए। लाहौर, अमृतसर, गुजरात, लियालपुर, गुजरांवाला में ब्रिटिशर्स ने मार्शल लॉ फिर से लागू कर दिया। बिना सुनवाई के ही लोगों को सजा देनी शुरू कर दी। हैरानी वाली बात तो ये थी
1920 में हाउस ऑफ लॉर्ड ने जनरल डायर को तलवार भेंट की, लेकिन भारत के एक आदमी जिसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर था, उसने नोबेल पुरस्कार नाइटहुड की उपाधि लुटा दी। गांधी जी ने केसर ई हिंदू भी लुटा दिया। बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियां रिजाइन कर दी। जब पंजाब में बहुत ज़्यादा विरोध हो गया तो 14 अक्टूबर 1999 में जांच के लिए एक डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी का गैदर हुआ। इस कमीशन के अध्यक्ष लॉर्ड विलियम हंटर ने की थी। बाद में इसको हंटर कमीशन के नाम से जाना गया। 20 से ज़्यादा मेंबर इसमें भारतीय भी शामिल हुए। इसमें सभी गवाह भी इकट्ठे किए गए। 19 अप्रैल 1919 को जनरल डायर हंटर कमीशन के सामने पेश हुआ। इसमें कोर्ट ने लोगों को सही ठहराया। जलियांवाला बाग की सारी घटना का जिम्मेवार जनरल डायर को ही ठहराया। हंटर कमीशन ने यह भी कहा कि लोग तो अपना शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे और जनरल डायर को उसके पद से हटा दिया गया, लेकिन कोर्ट ने भी जनरल डायर को कोई ज़्यादा सज़ा नहीं दी। 8 साल बाद 23 जुलाई 1927 को जनरल डायर की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई। जलियांवाला बाग में जनरल डायर तो थे ही, लेकिन इसके पीछे एक और ब्रिटिश ऑफिसर मास्टरमाइंड थे, जो थे पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल फ्रांसिस ओडायर। 4 सितंबर 1920 को लाला लाजपत राय ने एक 12.4 शीट सौंपी, जिसको ब्रिटिशर्स ने नज़रअंदाज कर दिया। उसके करीब 2 साल बाद 1922 को शंकर नायर ने एक बुक लिखी जिसका नाम था गांधी एंड एनचर्ची। इस बुक में माइकल ओडायर को दोषी ठहराया था। बाद में माइकल ओडायर के ऊपर केस भी हुआ था और उनको 500 पाउंड का हर्जाना भरना पड़ा था, लेकिन हर बार माइकल ओडायर को सरकार बचाती ही रही और बाद में इंग्लैंड के लंदन में जाकर भी वो भारत के खिलाफ भाषण देता ही रहा। जब जलियांवाला बाग में ऐसा हुआ तो एक भगत सिंह थे, जो तब 12 साल के थे। वो तब जलियांवाला बाग पहुंचे और उन्होंने तब खून से सनी मिट्टी को अपनी मुट्ठी में लेकर कसम खाई थी कि मैं इसका बदला जरूर लूँगा। उन्होंने ब्रिटिशर से बहुत ज़्यादा बदले लिए। अब वो अमर हो गए हैं। और एक थे सरदार उधम सिंह, उन्होंने भी तब कसम खाई थी, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा था। 1934 को उधम सिंह ब्रिटेन पहुंच गए। 21 साल बाद उधम सिंह के पास मौका आया बदला लेने का। 13 मार्च 1940 को लंदन के हॉल में चीफ गेस्ट बनकर आए माइकल ओडायर को उधम सिंह ने गोलियों से भून दिया और उसको मार दिया। उधम सिंह ने तब अपना बदला भी पूरा किया। 1947 को भारत ने अंग्रेजों को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और तब अंग्रेज भारत छोड़कर ब्रिटेन में चले गए। 1951 को भारत सरकार ने लोगों की याद में स्मारक स्थापित किए गए ताकि लोगों को याद रहे कि आज़ादी वैसे ही नहीं मिली। बहुत सारे लोगों का इसके पीछे संघर्ष रहा है और हम ऐसे लोगों को हमेशा याद करते रहेंगे जिन लोगों ने हमारे देश के लिए बलिदान दे दिया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरा चैनल जो सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसे अच्छी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।